नमस्कार, मैं संगीता झा। वॉइस ऑफ भारत के सोशल मीडिया पेज पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी पहली बार बंगाल पहुंचे। देखना होगा इसके चुनावी मायने क्या है, सियासी क्या है। आपको पता होगा कि कल ही एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है, जो कि उत्तर 24 परगना में फंदे से लटका हुआ शव पाया गया, जिसके बाद पूरे बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ सहयोगी अजय जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता। देखिए, जिस तरह के हालात हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, वो किसी से छिपे हुए नहीं है। बीजेपी और टीएमसी की आपसी रार और तकरार जो है हमेशा चर्चा का मुद्दा बनी रहती है। अभी जिस तरह की स्थिति वहां से बनकर उभर रही है, वो बता रही है कि बीजेपी के माथे पर शिकन ज्यादा है, क्योंकि अमित शाह 1 साल बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपने सांसदों और विधायकों से मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें जो है बहुत सारे सियासी मायने रखती है। इसी पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमित शाह का दौरा क्या क्या सियासी मायने लेकर आया है। देखिए, सबसे पहले तो सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष के बीच में जो तकरार चल रही थी, जो एक मंच पे दिखाई नहीं दे रहे थे, वो एक मंच पे दिखाई दिए। इसके अलावा जो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो सिकुड़ रहा है, जो कि बाईपोल में साफ साफ दिखाई दिया। किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने जो है आसनसोल की सीट जो है बीजेपी से छीन ली, ये एक परेशानी का सबब है अमित शाह के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी को जो है फिर से आत्ममंथन करना पड़ रहा है, चिंतन करना पड़ रहा है, किस तरह से जो है वो अपने समर्थक और अपने वोटरों को संभाल के रखे। अब देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के अंदर 77 विधानसभा से सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब उसके पास में सिर्फ 70 सीटें रह गई हैं। ये उसकी चिंता की बात है। पार्टी से छोटे छोटे कार्यकर्ता और पदाधिकारी टीएमसी में वापस जा रहे हैं या फिर सीपीएम में वापस जा रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मायूस करने वाली खबर है। पर 1 साल बाद अमित शाह इसीलिए पश्चिम बंगाल के दौरे में पहुंचे हैं कि पार्टी को एकजुट किया जा सके, पार्टी के अंदर जो अंतर कलह चल रही है उसको दूर किया जा सके, जो दल बदल की नीति चल रही है इसको भी दूर किया जा सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सिमट जाएगी। आप देखें संगीता, जिस तरीके से निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है, वो बता रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी उसका जन समर्थन घट रहा है। जन समर्थन घटना ही पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का सबब है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये कहना चाहूंगी कि हर बार बीजेपी हमलावर होती है टीएमसी पर, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि टीएमसी सत्ता में रहकर वो अपने प्रशासन का कह लें या फिर अपने बल का दुरुपयोग कर रही है। वो किसी भी तरह जो वोटिंग हो रही है उस दौरान वहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, जिस वजह से चुनाव के दौरान उन्हें मुश्किलें आ रही हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो बीजेपी को भी सीट मिलता है, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले नगरपालिका चुनाव हुए और इसके पहले ही उपनिर्वाचन भी हुए। तो उसमें बीजेपी का हमेशा ही कहना है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, काफी ज्यादा चुनाव के दौरान धांधलियां हो रही हैं, काफी ज्यादा फेक वोटिंग हो रही है। ये बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी पर। देखिए, इस तरह के चुनावों में इस तरह की जो आरोप लगते हैं या प्रत्यारोप होते हैं, इस तरह की जो आरोप की कीचड़ होती है, ये बहुत ही कॉमन सी प्रैक्टिस है। ये चलता रहता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं या इस तरह की धांधलेबाजी हो रही है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये मतदाता भी समझता है, जानता है कि ये जो है फेक है सारी चीजें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है कि यदि कोई भी जो वर्तमान सरकार है उससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करता है और वो जो है दिखाई देता है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप ये बताएं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन घटा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाईपोल्स के रिजल्ट हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बाबुल सुप्रियो जिस तरीके से जीते हैं, सिर्फ 20,000 मतों से ज्यादा से जीत पाए हैं पिछली बार, जबकि 75,000 से ज्यादा का अंतर था। तो ये जो बता रहा है कि वहां की जो गणित है वो पूरी तरह से बदला हुआ है और इसी गणित को संभालने के लिए अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं।
अब इसके अंदर वो किस तरीके से लोगों को संभाल पाएंगे, किस तरीके से वहां पर जो है नई ऊर्जा फूंक पाएंगे और मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में बने रहेंगे। यदि ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी है वो भी वहां पर अपना जो है जनाधार बढ़ा सकती है, सीपीआईएम वो भी अपना जनाधार बढ़ा सकती है। तो सभी के लिए संभावनाएं अपार है। लोगों का जो रुझान है वो क्यों कम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से, ये चिंता का विषय है पश्चिम बंगाल के अंदर। जी, इस दौरान ये भी देखा गया कि अमित शाह जी सौरभ गांगुली के घर पर डिनर के लिए गए थे। इस दौरान सभी पार्टी के लोग वहां पर मौजूद थे, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, सब मौजूद थे, ये भी देखा गया। और साथ ही अमित शाह जी ने कल जब अर्जुन चौरसिया जिनकी हत्या हुई उसके घर गए, वहां घर वालों से मिला और अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा की राजनीति लगातार हो रही है। 2021 में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार हिंसा हो रही है, जिसके बाद कई बीजेपी नेताओं की हत्या की गई, इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं फिर से अमित शाह। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ साफ शब्दों में फिर से कह दिया कि गृह मंत्री को आप ये राजनीति बंगाल में आकर ना करें, आप अपने आसपास के राज्य जहां बीजेपी शासित राज्य है पहले उसे संभालें। उत्तर प्रदेश का नाम लिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, मध्य प्रदेश का नाम लिया, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पूरी तरह से जवाब दिया, वो हमलावर रही। और साथ ही इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि अमित शाह जी इस पूरे कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सुना है कि अर्जुन सिंह भी कहीं ना कहीं उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद वो बीजेपी का दामन छोड़ टीएमसी का दामन थाम लेंगे। ऐसी क्या वजह है जो कि बीजेपी छोड़कर सभी बड़े बड़े नेता जो कि दिग्गज नेता हैं वो टीएमसी का दामन थाम ले रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये बीजेपी को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है बंगाल में। देखिए संगीता, ये जो होता है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके अंदर नेता जाना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता की मलाई सबको चाहिए होती है। जो सत्ताधारी पार्टी है उसके अंदर जो है चाहे विधायक हो या सांसद हो या पदाधिकारी हो, वो जाना चाहते हैं, सत्ता का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है और हर राज्य में देखने के लिए मिलती है, इसलिए हम इस पर ज्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा। लेकिन आपने जो बातें बताई, बहुत शानदार बातें आपने बताई, हमारे दर्शकों को उसको से इत्तेफाक रखेंगे और उन्होंने बहुत शानदार चीजें बातें सुनी। जैसे कि आपने कहा कि अमित शाह जो है वो सौरभ गांगुली के घर पर डिनर के लिए गए, वहां उनसे बैठ के बातचीत की। सौरभ गांगुली इस देश के जाने माने चेहरे हैं, नाम है, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं और उनको जो है बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, सौरभ दादा के नाम से लोग उनको पुकारते हैं। उनका एक प्रभाव है बंगाल के अंदर। अगर आप देखें, यदि पिछले चुनाव में भी यह कोशिश की जा रही थी कि सौरभ गांगुली जो है बीजेपी में शामिल हो जाए और हो सकता है चुनाव भी लड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे जो लग रहा है कि आने वाले समय में हम सौरभ गांगुली को हो सकता है बीजेपी में देखें कि वो जो है राजनीति में आ जाएं। लेकिन अभी ये सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, उम्मीदें रखी जा सकती हैं, लेकिन आने वाले समय कुछ न कुछ तो राजनीतिक फेरबदल जरूर होगा। राजनीतिक रूप से हम देखेंगे कि सौरभ गांगुली कहां जा रहे हैं। यदि सौरभ गांगुली भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो ये बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा बंगाल की राजनीति पर। और यदि वो राजनीति में भी आ जाते हैं, मैं कहता हूं अगर वो मान लेते हैं कि वो टीएमसी में भी चले जाते हैं, तो टीएमसी में जाने पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो हमें सिर्फ अभी ये समझना है और हमारे दर्शक ये समझे इस बात को कि आखिरकार यदि सीपीएम का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, बीजेपी का वोट प्रतिशत घट रहा है जो 30% तक हो गया है, और टीएमसी का जो है लगभग 56 समथिंग कुछ है, यानी कि उसका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, तो आखिरकार क्या वजह है कि लोगों का भरोसा टीएमसी में बढ़ रहा है, बीजेपी पे घट रहा है और इधर सीपीएम की तरफ भी लोग जा रहे हैं। यानी कि वो वोटर जो कि सीपीएम से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए थे अब वो वापस जा रहे हैं, यानी कि उनको निराशा हाथ लगी है। ऐसे में
इसकी वजह क्या है? इन्हीं वजह को तलाशने के लिए अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सभी पदाधिकारी से बातचीत कर रहे हैं, विधायक सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये अपनी पार्टी को एकजुट करने की कोशिश है। और 1 साल बाद यदि वो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं तो इसके सियासी मायने बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाइपोल इलेक्शन में उनको हार मिली है, निकाय चुनाव में उनको हार मिली है, वोट प्रतिशत उनका नीचे गिर रहा है और लोग जो समर्थक है वो टूट टूट कर जा रहे हैं। पार्टियों से दल जो है छोटे बड़े पदाधिकारी या नेता वो भी छोड़ के टीएमसी में या दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत मायने रखता है। इसके अलावा उन्होंने वहां पर जिस तरह से बीएसएफ को लेकर जो मैत्री संग्रहालय का जो उद्घाटन किया है तो बीएसएफ को भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं उनकी जो चौकसी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के ऊपर है। और बीएसएफ की जो एक सीमा, जो निगरानी की सीमा है, दायरा वो भी बढ़ा दिया गया है। वो 25 किलोमीटर तक आकर चेकिंग कर सकती है, उसके ऊपर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्री का ये दौरा बहुत अपने आप में मायने रखता है। जैसा कि अभी आपसे मेरी चर्चा हो रही थी, आप बात भी मुझसे कह रही थी, दर्शक भी सुना होगा कि सीए का वो मुद्दा जो है फिर से दोबारा उछाला गया है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ये जो सीए एनआरसी का मुद्दा दोबारा से उछला है और ये जो है अपने आप में जो है एक सियासी भूचाल लाने वाला मुद्दा है। इसको लेकर जो है एक पुरजोर बहस शुरू हो चुकी है। और जो क्योंकि बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं, रोहिंग्या मुसलमानों का वहां पर आना एक आम बात है। वहां पर बस जाना, वो शरणार्थी के रूप में हो या घुसपैठिए के रूप में हो, उनकी पहचान होने से जो है सियासी भूचाल जरूर आएगा। और ऐसा भूचाल आएगा जिसकी वजह से वहां पर बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा हमें। जी, आपने सही कहा कि सीए का मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि जैसे ही कोरोना काल खत्म होता है, पहले तो अभी केंद्र सरकार का कोरोना को लेकर ध्यान है, जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा पूरे देश में सीए को लागू किया जाएगा और ये 100% बंगाल में भी लागू होगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा है यहाँ बंगाल में सीए लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक भूचाल, सही में सही कहा आपने, बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि जब इसके पहले सीए की बात छिड़ी थी बंगाल में तो वहां पर काफी विद्रोह हुआ था, काफी ज्यादा आगजनी हुई, ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई, कई लोग घायल हुए और जितने भी केंद्र सरकार की जो संपत्तियां हैं उसे छत विछत किया गया था, जिसका आगे जाकर हम बिल्कुल आपने सही कहा है। तो आने वाले समय में बहुत सारे हमें सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई देंगे, हमें बहुत सारे सामाजिक समीकरण भी बदलते हुए दिखाई देंगे, हमें बहुत सारे उग्र प्रदर्शन भी देखने के लिए मिल सकते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। यानी कि बहुत कुछ होने वाला है पश्चिम बंगाल के अंदर। और अमित शाह जी का दौरा जो है अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि जिस तरह से उन्होंने बीएसएफ से बातचीत की है और फिर जिस तरह मैत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है, उन्होंने अपनी पार्टी के वर्करों से बातचीत की है, उन्होंने अपने सभी सांसद विधायकों से बातचीत की है, उनको एकजुट करने की कोशिश की है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को फिर से संगठित करने में वहां पर लग चुकी है। तो आने वाले समय में आपको सियासी जमीन पर बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा पश्चिम बंगाल के अंदर। ये है अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे का मतलब, जो हम समझ पा रहे हैं। यदि आपको हमारा ये शो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। आपकी राय और विचारों का स्वागत है। अगले शो में हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ भारत पर।